उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। मिर्जापुर की मिट्टी से निकली एक बुलंद आवाज, वो बेटी जिसके सर पर इसी संसदीय क्षेत्र का ताज। पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, संसद के गलियारों तक नाम कमाया। एथिक्स और पॉलिटिक्स का बेजोड़ है मेल। आज अपना आसमां में हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत धन्यवाद। ये जरूर बताना चाहूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एल्यूमिनाई हैं और आज हमारे साथ ऑडियंस में मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं भी। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है अपना आसमां में। तो चलिए शुरुआत करते हैं जिंदगी के सफर और संघर्ष की। सबसे पहला सवाल, अमूमन किसी राजनेता से पूछा जाता है कि आप राजनेता ही बनना चाहते थे, लेकिन आपके केस में कुछ और ही है। पॉलिटिक्स ने आपको चूज किया है, आपने पॉलिटिक्स को नहीं। यू नेवर वांटेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन। दैट इज ट्रू। एक उतार चढ़ाव भरी जिंदगी, लेकिन फिर कदम वहीं राजनीति की गलियारे में। दैट इज ट्रू। I never chose it, but it came my way and now it's been very long. बहुत लंबा समय हो गया। तो मुझे लगता है कि इस जीवन में आने के बाद बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं और राजनीतिक जीवन का, सार्वजनिक जीवन का उद्देश्य यही होता है कि आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जनता ने, ईश्वर ने, समय ने, परिस्थितियों ने मुझे ये अवसर दिया है, तो इस अवसर का मैंने उपयोग भी किया। और 15 साल का जो मेरा ये सार्वजनिक जीवन रहा, इसमें मैं हर दिन यही चेष्टा करती हूँ कि मैं औरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में जो भी योगदान कर सकती हूँ वो मैं करूँ। और अब इसमें आनंद भी आता है और एक संतुष्टि भी होती है कि हम स्वयं से ऊपर उठकर औरों के लिए कुछ और बेहतर कर पा रहे हैं। मैम, निजी जीवन से मेरा एक सवाल आता है। मिर्ज़ापुर की एक युवती इतना बड़ा सपना देखती है, वो दिल्ली तक का सफ़र तय करती है, लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई करती है, एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करती है, डिग्रियां हासिल करती है, कानपुर जाती है, वहाँ से फिर एमबीए की डिग्री हासिल करती है और वापस एमिटी आती है और वहाँ बच्चियों को पढ़ाती है और उसके बाद संसद भवन तक पहुँच जाती है। देखिए, मेरा जन्म और मेरी परवरिश सब कुछ कानपुर की है जी, और मेरा संसदीय क्षेत्र मिर्ज़ापुर है जी। लेकिन अब मिर्ज़ापुर की जनता के साथ इतना लंबा रिश्ता हो गया है क्योंकि मिर्ज़ापुर की धरती ने कभी भी लगातार तीसरी बार किसी को अपना सांसद नहीं चुना। बिल्कुल। तो मैं इस दृष्टि से बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने लगातार तीसरी बार मुझे मौका दिया, मेरी हैट्रिक बनाई। तो कानपुर की बेटी तो मैं हमेशा ही रहूँगी, लेकिन अब मैं मिर्ज़ापुर की बेटी भी बन चुकी हूँ क्योंकि दिल से वहाँ के लोगों ने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है और उनके प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करने का मैंने प्रयास भी किया है। और ये सच है कि ज़िंदगी की राह शायद कुछ अलग हो सकती थी, लेकिन जीवन में बहुत कुछ हम तय नहीं करते। तो अब जिस राह पे चल पड़े हैं उस राह पे हम कैसे अपना बेस्ट दें, ये कोशिश मेरी हमेशा रहती है। बिल्कुल। सिर्फ मिर्ज़ापुर की बेटी या कानपुर की बेटी नहीं कहूँगी, वैसे तो आप पूरे देश की बेटी हैं। निश्चित रूप से आप बहुत सी महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। बनारस की भी आप बेटी रही। जब आप बतौर विधायक आपने प्रवेश किया, राजनीति में जो प्रवेश था, ये कैसा रहा आपका, ये जो सफ़र है? क्योंकि आप एक शिक्षिका भी रही, समाज सेविका भी रही और निश्चित रूप से आप समाज सेवी होते हैं, आप राजनीति में आते हैं तो आपको समाज सेवा ही करनी होती है। लेकिन ये जो 3 अलग अलग रूप हैं जीवन के, आपको सबसे ज़्यादा आनंद किस में आया? मुझे लगता है कि राजनीति में आने के बाद, जैसे आपने सबसे पहले बनारस की बात कही, तो हाँ, बनारस से भी मुझे रोहनिया विधानसभा से, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा है, 2012 में सबसे पहले उसका प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिला था। तब मैं अपनी पार्टी, अपना दल की एकमात्र विधायक चुनकर पहुंची थी।
और उसके बाद सांसद बन के पार्लियामेंट में आई, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लगातार तीसरी बार मुझे बतौर राज्य मंत्री अपनी सेवाएं देने का अवसर मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक शिक्षक के रूप में जो मेरी भूमिका थी कम समय के लिए ही, लेकिन वो भूमिका अभी भी मेरे भीतर कहीं ना कहीं जीवित रहती है। एक शिक्षक से मैं समझती हूँ कि जो पहले स्वयं सीखने की प्रवृत्ति में बना रहता है जी। और फिर दूसरों तक उसको लेकर जाता है, तो कांस्टेंट लर्निंग, ये मुझे लगता है कि इसे कभी भी किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। और वो कांस्टेंट लर्निंग मैं अपने इस एमपी के रोल में या मिनिस्टर के रोल में या एमएलए के रोल में भी लगातार करती रही हूँ, और उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे दूसरों के जीवन को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, ये लगातार मैं कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि एक टीचर का जो रोल था, ये कहीं ना कहीं उसका एक एक्सपेंशन ही हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि अध्ययन के प्रति जब रुचि होती है तो उस रुचि को सार्वजनिक जीवन में भी हम उपयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको बेहतर ढंग से कैसे जनता तक पहुंचा सकें, उसको लाभान्वित कर सकें, इसमें इसका मैं उपयोग करती आई हूँ और करने में आनंद भी आता है। अच्छा मैम, बड़ी कन्फ्यूजन है, मनोविज्ञान, फिर बिजनेस स्टडीज़ और फिर राजनीति, तीनों का दूर दूर तक कहीं कोई मेल नहीं है। हाँ, इसीलिए तो मुझे लगता है कि बहुत रोचक हो जाता है, ये बहुत रोचक हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले मैं समझती हूँ कि एज एन इंडिविजुअल हमारी अपनी ग्रोथ बहुत महत्वपूर्ण होती है। सो फर्स्ट यू ग्रो एज अ पर्सन। और जब मैं मनोविज्ञान की छात्र रही, तब मैंने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिस्कवरी, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ग्रोथ, इसके महत्व को समझा। और आज ये बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इनको मैं देखती हूँ तो मुझे अपना वो समय भी याद आता है जब मैं इनकी तरह 18-19 साल की थी, कॉलेज में थी। और उनके उस एज ग्रुप में जब आपकी पर्सनालिटी फॉर्म हो रही होती है, शेप हो रही होती है, उस समय इन बातों का बहुत महत्व होता है कि एज एन इंडिविजुअल हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को कैसे शेप करते हैं। तो उस दृष्टि से मैं सोचती हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि वो जो मेरा मनोविज्ञान के साथ एक रिश्ता रहा, उसका मेरी अपने व्यक्तित्व के घड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उसके कुछ लेसन्स मैं आज इन बच्चों को भी देना चाहूँगी। मैं इनको ज़रूर कहूँगी कि आप एज एन इंडिविजुअल यू हैव टू एम्ब्रेस ग्रोथ, यानी अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। उस प्रक्रिया को अभी आपको कभी भी कम प्रायोरिटी नहीं देनी है। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे स्किल्स, ये सब तो सीखते ही हैं इस उम्र में, बट टू ग्रो योर सेल्फ एज अ पर्सन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अपनी एनर्जी दूसरों को समझने में हम ज़्यादा लगाते हैं, करते हैं कि नहीं? डिस्कशन करने बैठेंगे तो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में करेंगे। मैं आपको अपने जीवन का एक लेसन देना चाहती हूँ, जो मैं बहुत सारे आप जैसे उम्र के बच्चों से मिलती हूँ, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को स्वयं पर फोकस करो। और जब मैं आपसे कहती हूँ एम्ब्रेस ग्रोथ, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि एक तो लर्निंग, इसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और हम ताउम्र सीखते हैं, और हमेशा हमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। और फेलियर्स से कभी नहीं डरना, सेटबैक्स मिलते हैं। ये जो हमारी सेल्फ ग्रोथ की जो जर्नी होती है, उसमें हम को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनसे हम अंदर ही अंदर भयभीत होते हैं। हमें लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, ये करेंगे तो फेल हो जाएंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, सोशल मॉकरी तो नहीं हो जाएगी, मेरे दोस्त तो नहीं मजाक बनाएंगे। बहुत सारे फियर्स होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी कुछ बड़ा और कुछ बेहतर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए बिना नहीं कर सकते हैं। अपने फियर्स से हमें खुद लड़ना होता है। तो मैं आप सब बच्चों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी ग्रोथ एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो ये आप ज़रूर करिए कि कॉन्स्टेंटली इंट्रोस्पेक्ट करिए। इंट्रोस्पेक्ट करना कि आपको अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने बिहेवियर्स को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करना है। दूसरों से ज़्यादा स्वयं को एनालाइज करिए
और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के परसिस्टेंस के साथ अपने पैशंस को फॉलो करिए एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ सेटबैक्स। जिंदगी में हम कुछ भी करते हैं तो हमें सेटबैक्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने आज सांसद बन के या मंत्री बन के बैठी हूँ तो मैं कभी फेल नहीं करती, आई ऑल्सो फेल। बट फेलियर्स को सही स्पिरिट में लेना और फेलियर्स को हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट्स अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ जर्नी, योर ग्रोथ। सो वी विल हैव फेलियर्स इन लाइफ, वी विल हैव सेटबैक्स इन लाइफ, लेकिन हम कैसे उन सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करेंगे वो एबिलिटी आपको अपने अंदर बिल्डअप करनी है। Absolutely. और कभी भी दिमाग में ये मत सोचना कि हम कभी फेल करेंगे तो क्या हो जाएगा या हमको फेल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है फेल यानी FAIL की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो वी हैव लर्नड अ लॉट और हम लर्निंग से आगे बढ़ सकते हैं। मैम लेकिन आपने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हारी तरह थी, तो 18 साल की अनुप्रिया पटेल के क्या सपने थे? 18 साल की अनुप्रिया पटेल के क्या सपने थे, मुझे ये बताने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि पब्लिक लाइफ तो बिल्कुल नहीं था, ये कह सकती हूँ। लेकिन शायद अपना ही कुछ काम करती, लेकिन वो पब्लिक लाइफ वाला काम तो नहीं होता, इतना ज़रूर कह सकती हूँ। बहुत इंट्रोवर्ट मैं हमेशा से रही हूँ और अपने काम पर फोकस करना हमेशा मुझे अच्छा लगा है। जो भी करना है वो परफेक्शन के साथ करना है, जो भी करना है उसमें अपना बेस्ट आउटपुट देना है, इस अप्रोच के साथ हमेशा करती रही। और एकेडमिक ओरिएंटेशन हमेशा से था, तो पब्लिक लाइफ में तो नहीं होती लेकिन एकेडमिक ओरिएंटेशन वाले काम में ही होती, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल मैम, 3 बार आपको मिर्ज़ापुर ने ताज पहनाया वहाँ की जनता ने, ये पहली बार हुआ है। और ये भी पहली बार हुआ है कि जब इतनी यंग मिनिस्टर, सिर्फ 35 साल की उम्र में आपने मोदी 1.0 में बतौर मंत्री शपथ ली। जब एक यंग नेता, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, जब बहुत ही कम उम्र में जब आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हैं, क्या आपको बाकी लोग इतना सीरियसली लेते हैं? इस मामले में मैं कहूँगी कि देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, बट ज़्यादा परसेंटेज उन लोगों का है जो आपको समझते हैं कि मे बी शी इज़ जस्ट अ वन टाइम वंडर, ऐसा लोग सोचते हैं और आपको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। और मुझे लगता है कि लोग आपको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इस बात को हमें दिल से नहीं लगाना चाहिए। नाउ दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नी, मतलब ये भी एक पड़ाव होता है। शुरुआत से ही हमें कोई सीरियसली नहीं लेता, वी हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रूव आवरसेल्फ, हमें कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो कभी भी हमारी जगह बनती है तो धीरे धीरे ही बनती है, अचानक से एक बार में कुछ ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कभी किस्मत और ईश्वर मेहरबान हो जाए तो कोई बड़ा सा कुछ क्या बोलते हैं, बड़ा सा कुछ आपको लाइमलाइट मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि स्टेबिलिटी लाने के लिए, बने रहने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है। और जब आप कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करते हैं तो वो जो बड़ा सेक्शन होता है लोगों का जो आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, फिर वो आपको सीरियसली लेने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, और ये हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि सीरियसली कोई क्यों लेगा। Why will anybody take you seriously? You have to create that position. आपको वो अपना स्थान बनाना पड़ता है, वो जगह बनानी पड़ती है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। और ज़िंदगी में कभी भी कोई सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता, मैं इस बात में भरोसा नहीं रखती। सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र होता है कि आपको हार्डवर्क करना है, आपको परिश्रम करना है, आपको फेलियर्स के भी लिए भी रेडी रहना है। फेलियर्स के बाद उठ खड़े होने की हिम्मत भी आपने स्वयं अपने अंदर लानी है, और फिर आप दोबारा फेल करेंगे इसके लिए भी तैयार करना है अपने आप को। और डिस्पाइट फेलियर्स, डिस्पाइट सक्सेस, आपको एक समभाव के साथ लगे रहना चाहिए, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं होता है। बिल्कुल, हवाओं के रुख तो बदलेंगे लेकिन आपको निरंतर चलना है। मिर्ज़ापुर की मैं बात कर रही थी, और मिर्ज़ापुर हर कोई इसलिए जानता है क्योंकि शायद उन्होंने उससे जुड़ी एक फिल्म देख ली है, सीरीज़ देख ली है। अब लोगों को ये समझ आता है कि मिर्ज़ापुर शायद यही है, लेकिन आज अगर मिर्ज़ापुर का नाम लिया जाता है तो आपका नाम उसके साथ जुड़ा हुआ आता है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, जब हम संसद के नए भवन में बैठते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतिबिंब है, जहाँ पर जो कालीन है वो वहीं के बुनकरों ने, भदोही के बुनकरों ने बनाए हैं, जब ये बात भी उठकर आती है तो क्या समझा जाए, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए जाना जाता है या कालीन भैया के लिए? मिर्ज़ापुर किसी कालीन भैया के लिए नहीं जाना चाहता है,
ये सिर्फ मनोरंजन के लिए, उसको देखिए, एंजॉय करिए, लेकिन मिर्ज़ापुर बहुत अलग है। और आपके देश की संसद में जो कालीन आया है वो मिर्ज़ापुर के बुनकरों ने बनाकर भेजा है। मिर्ज़ापुर भदोही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बड़े पैमाने में बहुत ही एक्सक्विजिट कार्पेट्स बनाए जाते हैं और वो देश दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। तो वहाँ पे हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ पे मिट्टी की पॉटरी का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, वहाँ पे पीतल के बर्तन की कारीगरी का एक इतिहास है। और मिर्ज़ापुर में गंगा है, मिर्ज़ापुर में पहाड़ हैं, विंध्याचल रेंज वहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी का दरबार है, वहाँ पे हमने बहुत बड़ा एक कॉरिडोर विकसित किया है। और मिर्ज़ापुर में भारत सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं पहुँची हैं, जिसके कारण यहाँ के जो आम जनमानस है अब उसके जीवन में बहुत सुधार हो रहा है। मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे सेंट्रल स्कूल बनना, वहाँ पे अब एक स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है। तो मिर्ज़ापुर में बड़े बड़े हाईवेज़ बन रहे हैं, रेलवे स्टेशंस को हमने अपग्रेड किया है। तो मिर्ज़ापुर एक विकास का बेहतरीन मॉडल है। सीधे साधे लोग हैं, ग्रामीण जनता है, आदिवासी है, और हम सारे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जो सरकार है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पिछड़ा हुआ इलाका था उसको हम कैसे आगे लेकर आएँ, वहाँ पे विकास के बड़े बड़े काम करें। लेकिन मिर्ज़ापुर सीरीज़ को अगर आपने देखा है तो उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट और मनोरंजन के लिए देखिए। मिर्ज़ापुर में कोई लॉलेसनेस नहीं है, कोई गुंडाइज़म नहीं है, कोई कालीन भैया नहीं है। हाँ, कालीन ज़रूर है, कालीन है और प्राकृतिक खूबसूरती है, बहुत अच्छे लोग हैं, बोली भाषा है, खान पान है। और मैं आपको न्योता दूंगी कि आप लोग आइए और मिर्ज़ापुर जैसे इलाके को भी देखिए। और मिर्ज़ापुर की नारी भी बहुत सशक्त है, ये निश्चित रूप से मानना होगा। मैम, एक छोटा सवाल मेरा, इससे पहले कि बच्चियों के पास हम शिफ्ट करें। 2 बड़े विभाग आपके पास हैं, बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री आप 2 विभागों को संभाल रही हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं उर्वरक एवं रसायन। ऐसे कोई इनिशिएटिव्स जो आपके द्वारा किए गए हैं जो एक बड़ा बदलाव लेकर आए? देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आज देश बहुत हद तक बदल रहा है। हमारे सबसे बड़ा बदलाव तो मैं इस दृष्टि से कहूँगी कि पहले जब हम स्वास्थ्य की चर्चा करते थे तो हम स्वास्थ्य का मतलब समझते थे सिर्फ क्यूरेटिव एस्पेक्ट, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है कि कोई बीमार पड़ गया तो उसको ठीक कैसे करना है। लेकिन हमने अपना दृष्टिकोण बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने हेल्थ को लेकर एक पैराडाइम शिफ्ट किया, यानी कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार को इलाज देना नहीं है। हेल्थ का मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर अप्रोच है जिसमें हम प्रिवेंटिव हेल्थ की भी बात करते हैं। यानी कि कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज करो, उससे पहले वो बीमार कैसे ना पड़े उसके प्रबंध करो। बिल्कुल। तो पहले जो क्यूरेटिव हुआ करता था वो अभी हमारा प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रिहैबिलिटेटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव ये हो चुका है। ये पूरा कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर है। तो सबसे पहले तो दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उसके बाद हमने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल अप किया है, यानी हमारे रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर है, उससे जुड़ा हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए उसको बड़े पैमाने पर हमने उसमें वृद्धि की है। ये काम प्रधानमंत्री जी की सरकार में हुआ है और हमारी कोशिश है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर आगे बढ़ें, यानी कि किसी को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से एक्सेस में, अफोर्डेबिलिटी में या क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज की अवेलेबिलिटी में कोई चुनौती नहीं होनी चाहिए। इस नज़रिए के साथ आज भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो काम कर रहा है। और इसीलिए हम जो योजना लेकर आए, आयुष्मान भारत योजना, मतलब आज देश की जो सबसे गरीब 40% आबादी है जी, उसको हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा के प्रबंध किए कि कोई भी गरीब व्यक्ति अगर देश में बीमार पड़ जाता है तो उसे ये ना लगे कि अब मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास तो धन नहीं है, मेरा इलाज कैसे होगा, और वो इलाज के अभाव में दम तोड़ दे। आज भारत में ऐसा नहीं हो सकता। 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का सुरक्षा कवच हर गरीब व्यक्ति के पास है। और इसके साथ ही इस बार तीसरे कार्यकाल में हमने एक और क्रांतिकारी फैसला किया। प्रधानमंत्री जी ने 70 साल से अधिक उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं देश भर में, उन सबको भी
हमने आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का काम किया, यानी कि देश के अंदर किसी भी परिवार के अंदर कोई भी बुजुर्ग, किसी भी इनकम क्लास का कोई भी परिवार हो, ये बच्चे बैठे हो, इनके घरों में भी दादा दादी नाना नानी बहुत सारे बुजुर्ग होंगे, हर व्यक्ति जो 70 ईयर्स एंड अबव है उसको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हमारी सरकार ने दे दिया है। दैट मीन्स 5 लाख रुपी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट। तो बुजुर्गों को भी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके इलाज के प्रबंध भी भारत सरकार ने कर दिए। क्या बात है। तो अब सीधे रुख करते हैं आपके सवालों का। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? हंसराज महाविद्यालय। वेरी गुड। क्या कर रही हैं आप? हिंदी ऑनर्स। हिंदी ऑनर्स, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चूँकि आप उत्तर प्रदेश से रही हैं और आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में आके पढ़ाई की है, तो इस दौरान आपको भी गिव अप करने का मन हुआ होगा, क्योंकि हमारी जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी लगता है, वो कहते हैं कि फर्स्ट ईयर बस कैसे भी निकल जाए, उसके बाद हम चले जाएंगे गाँव। तो वही पूछना चाहती हूँ, आपको भी लगा होगा गिव अप कर दूँ? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। मुझे तो बाहर आके पढ़ना, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आके पढ़ना, लेडी श्री राम कॉलेज जैसे कॉलेज में पढ़ना, जो टॉप मोस्ट विमेंस कॉलेज कहा जाता है, वहाँ आके पढ़ने का जब मुझे मौका मिला तो मुझे तो लगा बहुत अच्छा है, मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं कितना कुछ सीख सकती हूँ। कोने कोने से देश के यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, सब ब्रिलियंट बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ में रहकर मैं कितना कुछ सीख सकती हूँ। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है आप सब बच्चे बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला है। और घर वापस जाके हमें क्या करना है? हम बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की इच्छा होगी, और एक हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम अपने साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रख सकें, आगे बढ़कर हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो उसका आधार तो मूल रूप से शिक्षा ही है। तो आप सबको तो मैं यही कहूँगी कि आपको बेहतर शिक्षा का एक मौका मिला है, इस अपॉर्चुनिटी को आप वैल्यू करिए। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं तो गांव देहात में जाती हूँ, रिमोटेस्ट एरियाज़ में जाती हूँ, आपके जैसी उम्र की ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनको पढ़ने की सुविधाएं ही नहीं मिल पाती हैं, लेकिन आप लोग वो फॉर्चुनेट लड़कियाँ हैं जिनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। सो यू शुड वैल्यू दैट अपॉर्चुनिटी एंड मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट। पर मैं बेसिकली बस ये कहना चाहती थी कि आपने इतना स्ट्रगल किया, इतनी उच्च शिक्षा आपने प्राप्त की है, इस दौरान आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन कुछ हुआ ही होगा, क्योंकि सबको होता ही है कि ये ज़्यादा भारी है, यहाँ पे शायद ना हो पाए, ऐसा कुछ नहीं। आप कभी भी ज़िंदगी में कोई भी काम करने के लिए चलोगे, कुछ भी, मुझे नहीं मालूम XYZ, छोटा बड़ा कैसा भी काम हम करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था ना कि कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या दिस इज़ नॉट फॉर मी, लेकिन इसी फीलिंग से तो लड़ना होता है, इसी से तो आपकी इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो पार्लियामेंट में जब हम खड़े होते हैं तो कई बार हमें लगता है ना कि आज हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, शायद मैं तो यहाँ के लायक नहीं हूँ, बट ऐसे ख्याल से ही तो लड़ना होता है कि क्यों नहीं, करके दिखाएंगे, करके रहेंगे, जो नहीं आता वो सीखेंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम, मेरा नाम कोमल तिवारी है, मैं हंसराज महाविद्यालय से हूँ और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की मंत्री, क्षेत्र की मंत्री रही हैं, तो इससे रिलेटेड 2 प्रश्न है मेरे। पहला तो ये कि जो स्वास्थ्य को लेकर पहले कोविड के टाइम पे भी हमने देखा, या फिर जो जितने भी क्राइसिस आ जाते हैं तो जो हैंडल नहीं होती सिचुएशंस, तो आज के क्षेत्र में, आज के समय में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय इस चीज़ से कैसे हैंडल करेगा या कितनी प्रोग्रेस हो रही है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। पहले तो कोविड जब आया तो पूरी दुनिया के लिए कोविड एक बहुत बड़ा शॉक था। पूरी दुनिया में कोई भी देश प्रिपेयर्ड नहीं था कोविड जैसी पैंडेमिक से डील करने के लिए। लेकिन उस समय में भी आप सोचिए कि भारत सरकार ने दुनिया के 150 देशों को मदद किया, मतलब वैक्सीन पहुंचाना, ज़रूरी दवाएं पहुंचाना, जब हम स्वयं इतनी बड़ी आबादी से जूझ रहे हैं। आप सोचो भारत की आबादी कितनी है, दुनिया के तमाम देशों की आबादी होती है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। भारत की कितनी है? हमारी 142 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी में पूरी दुनिया भर के देश बैठ के चिंता करते थे कि हम तो जो करेंगे सो करेंगे, भारत क्या करेगा। और तब भारत ने क्या किया, देश के 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई, और सिर्फ अपने देश में ही नहीं,
बल्कि दूसरे हमने देशों। दुनिया के तमाम देशों को, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था हमारा, दुनिया के तमाम देशों को हमने वैक्सीन दी, दवाएं दी। क्यों? भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं पूरी दुनिया एक परिवार है। एक दुनिया के एक हिस्से में कभी कोई समस्या होगी तो हमें ये दूर बैठ के नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमसे तो बहुत दूर है, वहाँ समस्या है तो हम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी समस्या होगी तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल चैलेंजेस के जो सॉल्यूशंस है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, ये पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। अगर कोई एक देश सोचे कि मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूँ या किसी एक देश की जिम्मेदारी है, मेरी तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज अगर पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है तो उसका समाधान भी पूरी दुनिया को मिलकर निकालना है। यानी ग्लोबल चैलेंजेस के लिए ग्लोबल सॉल्यूशंस होना चाहिए। वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना के साथ हम काम करते हैं। फिर आपने जो बात पूछी कि कोविड जैसी पैंडेमिक अगर दोबारा आ गई तो क्या करेंगे। कोविड जैसी पैंडेमिक से हमने बहुत सारे लेसन्स लिए। हमने बहुत सारे लेसन्स लिए कि 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ और हमने बहुत सारी अपनी कमियों को विटनेस किया। तो आगे क्या करना है? अगले 100 साल बाद हम नहीं रहेंगे, लेकिन देश तो रहेगा ना। बिल्कुल, मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी लेकिन देश रहेगा, देशवासी रहेंगे। तो उनके लिए क्या प्रबंध करने हैं वो हम अभी से करके जा रहे हैं। हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी क्रिटिकल गैप्स हैं, जो कमियां हैं, उसको हमें दूर करना है। उसके लिए भारत सरकार एक बहुत बड़ी योजना लेकर आई। यानी कि हमारे ग्रास रूट लेवल से अगर हम शुरू करें, जो सबसे छोटी हमारी इकाई होती है, वहाँ से लेकर जो हमारे टॉप मोस्ट नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ तक जो भी क्रिटिकल गैप्स हैं हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, उनको हमें दूर करना है। इसके साथ हमें और क्या करना है? हमें देश में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ानी है। तो लगातार हमने बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस बनाए कि हमारे पास कभी भी जो WHO का मानक है डॉक्टर पेशेंट रेशो का, हमारे पास उससे भी ज़्यादा बढ़कर डॉक्टर्स हों, डॉक्टर्स का हमारे पास कोई कमी ना हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास भारत ने किए हैं। हम एक हेल्थ का डिजिटल इकोसिस्टम भी बना रहे हैं हमारे अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए, कि भविष्य में कभी आज से 100 साल बाद भी अगर कोई पैंडेमिक आता है तो इंडिया इज़ वेल प्रिपेयर्ड टू टैकल एंड डील विद दैट पैंडेमिक। कोई और सवाल? जी, मैं अपना आसमान में तनीषा सोनी, हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। मेरे आपसे 2 सवाल थे। पहला, दोनों आपकी मिनिस्ट्रीज़ पे ही हैं। पहला, स्वास्थ्य से रिलेटेड, आयुष मंत्रालय हम सब जानते हैं, पर उसमें हम देखते हैं आयुर्वेद, यूनान और भी तरह की पद्धतियाँ हैं, पर आयुर्वेद तो काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, बट हमें बाकी सारी जो पद्धतियाँ हैं, मेरे को नाम भी बाकियों के याद नहीं आ रहे हैं यूनान के अलावा, तो उस तरह पे हम उन पद्धतियों को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे रसायन मंत्रालय से रिलेटेड, कि जैसे अब डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो बायो फर्टिलाइज़र्स पे मूव कर रही है, तो पर वहीं हम लोग अभी भी इतनी यूरिया वगैरह इतना यूज़ होता है जिससे सॉइल भी ख़राब होती है। 30% स्टैक हमारा यूरिया का है, तो हम उस चीज़ से कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल हेल्थ भी तो ज़रूरी है। आयुष मंत्रालय के संबंध में जो आप पूछा, तो पहले मैं उसमें आपको ये बता दूं कि हमारी सरकार आने से पहले तक आयुष स्वास्थ्य मंत्रालय का ही हिस्सा हुआ करता था। आयुषिस, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे आयुष को बनाते हैं। मोदी जी की सरकार के आने के बाद ये निर्णय हुआ कि आयुष को हम एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। सो नाउ इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेकिन आयुष को हमने अलग मंत्रालय इसीलिए बनाया कि जो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो हमारा पुरानी पद्धति, पारंपरिक पद्धति थी, उसको हमें कैसे फिर से रिवाइव करना है। और ये मंत्रालय बनने के बाद से निरंतर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारे आयुष सिस्टम्स को दुनिया और जाने। हमारे देश में जो लोग आयुष को भूल चुके हैं वो फिर से इसके बारे में जानें और उसको जीवन में उपयोग करें। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगी, जैसे आयुर्वेद है। आयुर्वेद में अभी हमारी सरकार ने, जिस दिन धनतेरस का त्यौहार था, प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय के एक इनिशिएटिव को शुरू किया, प्रकृति परीक्षण। अब क्या है कि हमारे देश भर में जितने आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो एक एक व्यक्ति का प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं।
यानी हम में से हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है। उस प्रकृति परीक्षण के इनिशिएटिव के माध्यम से आयुर्वेद को आप अपने जीवन में फिर से लेकर आएँ, ये एक कोशिश की जा रही है। एक ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। आपकी प्रकृति परीक्षण करने के उपरांत आपके लिए एज एन इंडिविजुअल क्या हर सीज़न में क्या खान पान, क्या चीज़ें, क्या उचित व्यवहार है, वो आपके हेल्थ को कैसे प्रमोट करेगा, आपके सेहत को कैसे बेहतर बनाएगा, यानी आप स्वस्थ रहो, उसके लिए ये एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को और पूरी दुनिया में हम पॉपुलराइज कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के तमाम देशों में आज आयुष के वेलनेस सेंटर्स खुल रहे हैं। यानी हमारे बहुत सारे आयुर्वेद के मेडिसिन्स हैं जिन पर आज दुनिया के तमाम देशों को लग रहा है कि नहीं, हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो हमारे आयुर्वेद प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हमारे वेलनेस सेंटर्स खुल रहे हैं। योगा का आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री जी की अपील पे दुनिया के तमाम देश आज योगा को एक प्रोमोटिव लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्थ एंड वेलबींग के लिए योग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा बायो फर्टिलाइजर्स को लेकर, तो ये सच है कि हमारे देश में पिछले कुछ समय में हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो डीएपी, यूरिया और तमाम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया। हमारी सरकार आने के बाद से हमने ये कोशिश की कि हम एक आम जनमानस में और ख़ास तौर से जो हमारा खेती से जुड़ा हुआ समुदाय है उसके अंदर एक जागृति लाएं कि भाई ये जो हम रासायनिक उर्वरक यूज़ कर रहे हैं उसके कारण मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, और इसलिए अब हम बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हम जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, उनका ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र्स हैं, उसके उपयोग के लिए किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम राज्य सरकारों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप अपने राज्यों में अगर किसानों को एनकरेज कर लेते हैं कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग थोड़ा कम करें और जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनका उपयोग थोड़ा बढ़ाएं, तो उससे जो हमारी केंद्र सरकार की सेविंग्स होंगी वो राज्य सरकार को हम देंगे जस्ट टू इंसेंटिवाइज देम। तो क्योंकि अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक लंबे समय से बड़े पैमाने पर उपयोग होता रहा है और हमारे किसान उसके साथ आदी हो चुके हैं, तो धीरे धीरे हम उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी खेती में जुडिशियस और बैलेंस्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए, और बायो फर्टिलाइजर्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि हम मिट्टी की सेहत को बरकरार रख सकें, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य पर जो हमारा इल इम्पैक्ट हो रहा है उसको भी हम रोक सकें। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जो शुरू हो गई है और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। नमस्कार मैम, अपना आसमा में मैं रश्मि श्रीवास्तव हंसराज महाविद्यालय के हिंदी विषय तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आपसे मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि आपने अभी बताया कि दुनिया के तमाम देशों में आयुष मंत्रालय के वेलनेस सेंटर्स खोले जा रहे हैं, परंतु मैम आज भी गांव में प्राथमिक उपचार केंद्र पर दवाइयों की उपलब्धता नहीं है, ना ही डॉक्टर्स वहां उपलब्ध रहते हैं। तो मैम इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपके द्वारा? बिल्कुल काम किया जा रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे आयुष्मान भारत का जिक्र किया। आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें उसके दो पहलू हैं। उसका एक पहलू है जो हमारा PMJ है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत हम करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। दूसरा इसका जो पहलू है वो है हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, यानी हमारे जो सबसे पहले हमारे जो सब सेंटर्स होते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उन पर हम कैसे बेहतर सेवाएं दे सकें। तो अब हम धीरे धीरे हमारे पास 1.73 लाख इतने हमारे पास आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जिसमें हम 13 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं, यानी ओरल हेल्थ की सर्विस हो, ENT की सर्विस हो, यहाँ तक कि स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर्स, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इसकी स्क्रीनिंग या डायबिटीज़ का जांच हो, हाइपरटेंशन का जांच हो, ये सारा जो 13 सर्विसेज का पैकेज है वो अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर दिया जा रहा है। दवाओं की उपलब्धता की जहाँ तक बात है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि हमारा जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, फिर हमारा PHC है, फिर हमारा CHC है, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पूरे इस चेन में
हमने हर स्तर के पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पर क्या हमारे एसेंशियल ड्रग्स हैं, ज़रूरी दवाएं हैं, उनकी एक सूची बनी हुई है, क्या हमारे एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स हैं, उसकी एक सूची बनी हुई है, और ये सभी इस पर उपलब्ध रहते हैं। और इसके लिए हम लगातार जो राज्य सरकारें हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रबंध है कि कौन से हमारे विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेंगे। तो हेल्थ चूँकि हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, तो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का जो कार्यक्रम है उसके तहत हम राज्यों को वित्तीय मदद देते हैं कि ये सारी सुविधाएं जो हैं वो आप आम जनमानस को उपलब्ध कराएं। तो अंतिम सवाल हम ले रहे हैं, बताइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम खुशी पांडे है। मैं दौलतराम कॉलेज से बीएससी लाइफ साइंस सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे हम सब यहाँ दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ की हवाएं काफ़ी दूषित हो चुकी हैं, तो आई वुड लाइक टू नो कि हमारी गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है कि आगे चल के हमें थोड़ी स्वच्छ हवाएं नसीब हो। तो आई वुड लाइक टू आस्क दैट। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी कि हमारी ये जो खेती की पद्धति है उसमें हम कैसे कैसे ये जो हमारा हवा, पानी, मिट्टी सब दूषित हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब हम हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हो चुका है। हमें अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाना है, और सस्टेनेबिलिटी का जो आइडिया है उसको हमारी सरकार प्रमोट कर रही है, इसीलिए कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको हम एक बेहतर जीवन दे सकें। तो उसमें आप सबको भी कंट्रीब्यूट करना है, बिल्कुल, सिर्फ सरकार के प्रयास से ये नहीं होगा। यानी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना ये आपकी जनरेशन ने भी करना है। आपको ध्यान देना है कि आप वाटर को कंजर्व करो, आपको ध्यान देना है कि आप एनर्जी को कंजर्व करो, आपको ध्यान देना है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। आप में से कितने बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे? जब पैसे हो जाएंगे, खुद की गाड़ी हो जाएगी, तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने लोग यूज़ करेंगे? बहुत सारे लोग शायद सोचेंगे भी नहीं इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं हवा प्रदूषित हो रही है, तो क्यों हो रही है? हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमको अपने जूट बैग्स कैरी करना पसंद है? नहीं, हम सोचते हैं वहाँ पे कोई प्लास्टिक बैग मिल जाएगा, और फिर उस प्लास्टिक को हम कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो हमें देखना है कि हम पानी को, हम बॉटल वाटर, क्या आप अपने घर से एक बॉटल में पानी लेके जा सकते हो? बिकॉज दैट्स अ रीयूजेबल बॉटल। आप में से बहुत सारे बच्चे करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि हम जो बॉटल वाटर आता है उसको स्टॉक कर लें, वो यूज़ करेंगे, फेंकेंगे, बट क्या वो सब हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित नहीं कर रहा? इसके बदले अगर हम अपनी एक स्टैंडर्ड बॉटल घर से लेकर जाए पानी की और उसको वापस हम रीयूज़ करें, इज़न्ट दैट बेटर? तो अगर हवा को, पानी को, मिट्टी को, हर चीज़ को प्रदूषण से बचाना है और आपके बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी हमें एक बेहतर दुनिया देनी है, तो उसके लिए सस्टेनेबिलिटी यही मंत्र है, और उसे हमें अपने छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस से उस आइडिया को पूरी तरीके से अडॉप्ट करना है अपने लाइफस्टाइल में। 142 करोड़ जनता है, 42 मंत्री इतनी जनता की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे कदम अगर हम बढ़ाएंगे तो हम अपने देश में बहुत सुधार ला सकते हैं। सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी समझने की बात है। मुझे लगता है कि आज की लड़कियां बहुत सेंसिटिव हैं और हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि आज का युवा कल का भविष्य है। अगर आप ये समझेंगे तो बदलाव निश्चित रूप से आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको छोटे छोटे प्रश्न और छोटे छोटे उत्तर। अगर आज आप मंत्री ना होती, सांसद ना होती, राजनेता ना होती, तो क्या होती? ऑनेस्टली आई डोंट नो। मुझे सच में नहीं पता। सबसे मुश्किल टर्निंग पॉइंट या सबसे डिफिकल्ट टाइम कौन सा था? डिफिकल्ट टाइम था व्हेन आई लॉस्ट माय फादर and I got the reins of my party because I had absolutely no clue मुझे करना क्या है। That was the most difficult time आज भी for आपको me। प्राप्त है, आपकी पार्टी के नाम के आगे आपने उनका नाम लगाया है और आज भी उनका ये आशीर्वाद प्राप्त तो जनता की कृपा है और ईश्वर की कृपा है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर था क्योंकि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी और मुझे सच में ये पता नहीं था कि मैं कितना इसके साथ न्याय कर पाऊंगी। तो वो बहुत मुश्किल दौर था। और लेकिन मैम हैट्स ऑफ टू यू, आपने न्याय नहीं किया, सिर्फ आपने उसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया और उसके लिए सही में काबिले तारीफ हैं।
सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में मिलती है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है छोटे बच्चों के साथ, स्पेशली इन्फेंट्स. द मोमेंट आई सी एन इन्फेंट आई हैव अ स्माइल ऑन माई फेस एंड आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद बेबीज़. मुझे लगता है कि बेबीज़ आर वेरी प्योर और कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता है एंड दे ब्रिंग एन इंस्टेंट स्माइल टू मी. सो आई लव बीइंग विद देम. हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? हैप्पीएस्ट नहीं, बट मेरे हैप्पी मोमेंट्स तो रोज़ ही हो जाते हैं. मतलब आई एम नॉट समबडी हु वेट्स फॉर बिग थिंग्स टू अराइव इन माई लाइफ. मैं ज़िंदगी की बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहती हूँ और मैं आप बच्चों को भी कहना चाहूँगी बहुत बड़ा कुछ होगा तब मैं बहुत खुश होंगी. ऐसी चीज़ों का कभी आप इंतज़ार मत करिए. ज़िंदगी में रोज़ खुश होने के, स्माइल करने के बहुत मौके होते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशी होती है. मेरे लिए तो ऑनेस्टली जब मैं अपने घर में लॉन में बैठूँ और मेरे सामने एक गिलहरी आके वो जो हमने दाना डाला होता है वो आके खाने लगती है ना, मुझे उसमें भी खुशी मिलती है. सो आई एम अ पर्सन हु फाइंड्स हैप्पीनेस इन लिटिल प्लेजर्स ऑफ लाइफ. और मुझे लगता है कि ऐसे अगर आप खुशी पाना चाहेंगे तो रोज़ खुशी है, और किसी बड़ी चीज़ का इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार करते करते कि ज़िंदगी गुजर जाएगी, तो ऐसा मत करिए. आपका पसंदीदा खाना? पसंदीदा खाना क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ तो कुछ भी बस घर पे बना हुआ शाकाहारी खाना मुझे मिल जाए मैं उसमें खुश रहती हूँ. और मुझे मतलब बहुत पैकेज प्रोसेस्ड ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं एकदम घर का बना हुआ ताज़ा और बिल्कुल जो सीजनल होता है वो खाने में खुश रहती हूँ और हर चीज़ खाती हूँ. मैं बच्चों को भी कहूँगी कि आपकी जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड पैकेज ये सब खाने की कोशिश करती है. आपको फ्रेश खाना चाहिए, लोकली अवेलेबल सीजनल खाना खाना चाहिए, घर का बना खाना खाना चाहिए, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ये भी है. मैम, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर गॉट? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज पीपल से आई एम वेरी आर्टिकुलेट. तो मुझे लगता अब बेस्ट तो कुछ नहीं है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स आते जाते मिलते रहते हैं, बट पीपल से दैट यू आर आर्टिकुलेट. तो मुझे लगता है शायद मैं अपनी बात ठीक से कह पा रही हूँ. मैम, नर्वसनेस होती है आपको कभी? हाँ, बहुत होती है. बहुत मौक़ों पर होती है. मैम, जनता के सामने अपनी बात रखनी होती है. कई बार हम संबोधित करते हैं, अपने भाषण देते हैं, लेकिन ज़िंदगी का कोई एक ऐसा भाषण होता है जो ज़िंदगी भर याद रह जाता है. कौन सा था वो? मुझे लगता है कि पिताजी के जाने के बाद हमने एक सर्वदलीय शोक सभा रखी थी और उस वक्त मुझे भाषण देने का कोई अनुभव नहीं था. और वहाँ जितने भी लोग आए हुए थे उन सब के बीच मुझे आग्रह किया गया कि बेटी के रूप में आप कुछ कहिए. तो मुझे लगता है उस वक्त क्योंकि भाषण तो मैं नहीं देती थी, लेकिन उस वक्त मैंने जो भी बोला दिल से वो बोला. मैंने दिल से बोला और लोगों को भी याद है, मुझे भी कुछ बातें याद हैं. लेकिन मेरे लिए वो भाषण नहीं था, मेरे लिए वो मेरे दिल की बात थी. क्या बात है. वैसे तो ये पूछना बेईमानी होगी कि आपको वक्त मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि संसदीय कार्य, बहुत सारे मंत्रालय के कार्य, शायद ही आप खुद के लिए वक्त निकाल पाती हूँ. लेकिन अगर आप खुद के लिए वक्त निकालती हैं तो क्या करना पसंद करती हैं? मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब बच्चों को मैं कहूँगी कि जैसे जैसे बड़े होगे, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, मी टाइम का कॉन्सेप्ट चला जाएगा. अभी तो आपका मी टाइम होगा, अभी वो यंग गर्ल्स तो मी टाइम होगा, बट इवन एट दिस एज आई हैव माई मी टाइम. क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे मूड को अपलिफ्ट करने का, मेरे फोकस को इम्प्रूव करने का, मुझे डी स्ट्रेस करने का और मुझे री एनर्जाइज करने का एक बहुत बड़ा टूल है. मैं अपना मी टाइम कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत निकाल देती हूँ. मतलब मुझे अगर ऑनेस्टली किसी ठेले पर खड़े होकर भुट्टा खाना अच्छा लगता है तो आई डोंट केयर, मैं मंत्री हूँ, मैं अभी भी वो करती हूँ. मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैं तब करती थी जब मैं आपके जैसी कॉलेज गोइंग लड़की थी, मैं वो चीज़ें आज भी करती हूँ. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग मुझे देखते हैं एंड दे आर शॉक्ड, बट आई डोंट केयर बिकॉज दैट गिव्स मी हैप्पीनेस. कभी हुआ है कि ऐसा आप कुछ कर रही हो और किसी ने बोला हो आप भी ऐसा करती हैं? हाँ, ऐसा बहुत होता है मेरे साथ, बट मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूँगी बिकॉज दैट्स माई एनर्जी. तो आप लोग को भी मैं कहूँगी मी टाइम हमेशा रखो. अब मुझे नहीं मालूम आपको क्या पसंद है, आपको वॉक पे जाना पसंद है, आपको फ्रेंड्स के साथ मूवी देखना पसंद है, मुझे तो बस
घर में बैठ के आधे घंटे शांति से मैं अपना 1 कप चाय लेके बैठी हूँ, बस चाय पी रही हूँ ना, मेरा वही मी टाइम है, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। मैं अपने उस चाय के टाइम में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अभी हो गया सारे दिन का काम, भाई मेरे को आधा घंटा मेरी चाय के लिए चाहिए। तो मेरे लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखती। आई डू लिटिल थिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दोज थिंग्स। मैम, परिवार, संसदीय क्षेत्र, संसद, मंत्रालय, इसी में ज़िंदगी बटी हुई है, लेकिन वर्क बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कैसे मैनेज कर लेती हैं? हो जाता है। यू हैव टू प्लान। प्लान के बिना आप प्रोसीड नहीं कर सकते, आपको प्लान करना पड़ता है क्योंकि हर पिलर इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अलग इम्पॉर्टेंस है, पार्लियामेंट की अलग इम्पॉर्टेंस है, मिनिस्ट्री की अलग इम्पॉर्टेंस है, फिर मेरा अपनी पार्टी है उसके भी प्रोग्राम्स हैं, उनकी अलग इम्पॉर्टेंस, और इस सब के बीच में मैं खुद हूँ, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको प्लान करना पड़ता है, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है हर काम की रेलेवेंस को देखते हुए। और मुझे लगता है कि जब आपको पता है कि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर काम ज़रूरी है, और प्लान करके आप हर चीज़ को कर सकते हो, अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, उतने से ही बैलेंस आ जाता है। कभी कभी इम्बैलेंस भी होता है, बट फिर बैलेंस आ जाता है, फिर इम्बैलेंस होता है, फिर बैलेंस आ जाता है। दैट्स हाउ इट गोज ऑन। बहुत बढ़िया। मैम, अंतिम पड़ाव पर हम आ गए। हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन महिलाएं उस ज़िंदगी को और खूबसूरत बना देती हैं, क्योंकि वही रंग भरती है, चाहे किसी भी रूप में भरे, माँ, बेटी, बहन, दोस्त, लेकिन वो रंग भर देती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर वो हैं तो लाइफ कलरफुल है, लाइफ सिस्टमैटिक है। आपके आने से पहले बच्चियों से मेरी बात हो रही थी, बहुत सी बच्चियों ने कहा हम बहुत इंट्रोवर्ट हैं, बोल नहीं पाते। आपसे बातचीत के दौरान आपने कहा कि मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, लेकिन आज आपको देख के नहीं लगता कि आप इंट्रोवर्ट हैं। आप खुलकर अपनी बात रखती हैं, जनता से बात करती हैं। कि जो मैम एक चेंज आया, मैं चाहूँगी कि आप ये संदेश ज़रूर साझा करें, न केवल इन बच्चियों से, तमाम जो बच्चियाँ आपको सुन रही हैं, महिलाएँ आपको सुन रही हैं जो अपनी बात नहीं रख पाती, क्या करें वो अपनी बात रखें? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि इंट्रोवर्ट होना तो इट्स अ मैटर ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो इंट्रोवर्ट होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, और मुझे लगता है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं। तो मैं एज अ पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट हूँ, और मुझे समय लगता है किसी के साथ खुलने में, अपनी बात या अपनी फीलिंग्स शेयर करने में, लेकिन मेरा एक दूसरा रूप भी है जहाँ पे मुझे अगर जनहित के किसी विषय पे अपनी बात रखनी है तो मैं खुलकर रखती भी हूँ। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि अपनी बात कहने में अगर आपको संकोच होता है तो आई कम बैक टू माई अर्लियर लेसन्स विच आई गिव यू ड्यूरिंग दिस एपिसोड, दैट यू हैव टू फाइट योर ओन फियर्स। अपने डर से, अपने संकोच से, अपने हेजिटेशन से, अपनी नर्वसनेस से, अपनी एंग्जाइटी से हमें खुद लड़ना पड़ता है। तो जब भी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो शांति से बैठ के ये सोचा करो कि एग्जैक्टली मुझे डर क्यों लग रहा है। जब आप ये सोचना शुरू करोगे, यू विल एक्चुअली पिन पॉइंटेडली कम वेयर यू नीड टू बी, कि मुझे इस बात से डर लग रहा है। फिर आप सोचोगे कि क्या ये बात वाकई में इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझे इसका डर होना चाहिए। फिर आपके दिमाग में कुछ और थॉट आएगा। तो अपने फियर्स को फाइट करने के लिए जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है, सिट बैक एंड थिंक एंड थिंक एंड थिंक एंड थिंक, जब तक आपको अपने डर के कारण का जवाब ना मिल जाए। दैट इज़ द ओनली वे टू फाइट योर फियर्स एंड यू विल डू इट। आई हैव डन इट विद माई सेल्फ एंड यू विल बी एबल टू डू इट। दैट्स ऑल आई कैन से। बहुत बढ़िया मैम, इस खूबसूरत सी जिंदगी के नाम एक छोटा सा संदेश। ज़िंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती। हम में से हर इंसान के अपने चैलेंजेस होते हैं। मैं आप बच्चों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड। यू आर वेरी ब्लेस्ड। आप ज़िंदगी में जहाँ भी हो, आपको हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। क्रिब करने के लिए तो बहुत कुछ होता है। काउंट योर ब्लेसिंग्स। लाइफ इज़ प्रेशियस। Value your life and always focus on yourself and grow yourself to become a better person. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सच में आज जिन बच्चियों ने आपसे बहुत सी इंस्पिरेशन ली, और टीवी सेट के उस पार भी जितनी महिलाएं आपको सुन रही हैं, जितनी बच्चियां आपको सुन रही हैं, जितने युवा आपको सुन रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें बहुत
इंस्पिरेशन मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी और वो अपनी ज़िंदगी के अगले फेज़ को बहुत खूबसूरती से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। अपना आसमां को और बुलंद करने के लिए। Thank you so much. इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में जान भर दी और सच में इस पूरे आसमान में हमें अपनी उड़ान भरनी है, क्योंकि हम में वो बुलंदी है, हम में वो ताकत है, हम में वो हौसला है, हम में वो जज्बा है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आज के इस कार्यक्रम से हमें यही सीख मिलती है कि अगर मैं ठान लूँगी कि मैं ये करूँगी तो मैं क्यों डरूँगी। मुझे करना है क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा लक्ष्य बहुत दूर है। मैं कदम बढ़ाऊँगी भी और मंजिल हासिल करूँगी भी और इस अपने आसमान में उड़ान भरूँगी भी। इसी बात के साथ कि आप अपने हौसले को बुलंद रखिए और इस आसमान में उड़ान भरते रहिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।